निकोलो मैकियावेली, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ही शब्द आता है, शैतान। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा विचारक जिसका नाम ही धोखेबाजी और क्रूरता का दूसरा नाम बन गया। तो आज जो हमारे पास स्रोत हैं, उनकी मदद से हम इसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैकियावेली वाकई इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक था, या हम उसकी बातों का मतलब ही शायद गलत समझते आए हैं? हाँ, हम ये देखेंगे कि उसकी सोच में वो कौन सी खतरनाक सच्चाई छिपी थी जिसे आज भी लोग या तो अपनाते हैं या उससे खौफ खाते हैं। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि उन्हें सिर्फ खलनायक कहना एक तरह से कहानी को बहुत आसान बना देता है। सही बात है। असलियत ये है कि वो जिस माहौल में जी रहे थे, 15वीं सदी का फ्लोरेंस, वो खुद ही एक बहुत खतरनाक और उथल-पुथल वाली जगह थी। उनके विचार कोई हवा में पैदा नहीं हुए। तो मतलब उन्होंने जो देखा और सहा उसी से निकले थे। बिल्कुल, उसी से उनके विचारों को आकार मिला। तो इस सोच को समझने के लिए मुझे लगता है हमें पहले उस इंसान को समझना होगा। मैकियावेली आखिर आए कहाँ से थे, उनका बैकग्राउंड क्या था? उनका जन्म 1469 में फ्लोरेंस के एक जाने माने अमीर परिवार में हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके पिता बेर्नार्डो उस अमीर खानदान के सबसे गरीब सदस्य थे। अच्छा। हाँ, वो एक वकील थे जिनका करियर लगभग खत्म हो चुका था। और उनके घर का माहौल भी बड़ा दिलचस्प था। मैंने पढ़ा है कि उनके पिता धर्म को लेकर बहुत शक करते थे, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। और वहीं उनकी माँ एक बहुत धार्मिक महिला थी। वो भजन वगैरह लिखती थीं। वाह। तो एक तरफ धर्म पर सवाल उठाने वाला पिता और दूसरी तरफ लिखने पढ़ने का माहौल देने वाली माँ, ये दोनों चीजें, एक तरह की नास्तिकता और लिखने की कला, मैकियावेली के काम में बाद में साफ दिखाई देती हैं। तो वो चीजों को वैसे देखते थे जैसी वे हैं, ना कि जैसी होनी चाहिए। एकदम। और उस वक्त फ्लोरेंस का राजनीतिक माहौल कैसा था? क्या वहाँ कोई राजा था? नहीं, कागज पर फ्लोरेंस एक गणराज्य था, एक रिपब्लिक। कहने को वहाँ लोकतंत्र था। अच्छा। 8 लोगों की एक काउंसिल होती थी जिन्हें हर 2 महीने में लॉटरी से चुना जाता था ताकि सत्ता किसी एक के हाथ में ना रहे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा सिस्टम लगता है ना? लगता है, लेकिन ये सब एक दिखावा था। असल में शहर पर मेडिची परिवार का कब्जा था। वो इतने ताकतवर बैंकर थे कि उन्होंने पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। मतलब लॉटरी सिस्टम में हेराफेरी करते थे? हाँ, ताकि हमेशा उनके वफादार लोग ही चुने जाएं। तो मैकियावेली ने बचपन से ही राजनीतिक भ्रष्टाचार, हिंसा और धोखेबाजी को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने वो किस्सा भी तो देखा था जब साजिश करने वालों को। हाँ, उन्होंने देखा कि कैसे मेडिची परिवार के खिलाफ साजिश करने वालों को सरकारी इमारत से उल्टा लटकाकर हफ्तों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। तो ये सब देखकर वो बड़े हुए। फिर उनके अपने करियर का क्या हुआ? उनके करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1494 में लोगों ने मेडिची परिवार को शहर से निकाल दिया। एक असली गणराज्य की स्थापना हुई। और तब मैकियावेली की एंट्री हुई? हाँ, और तब सिर्फ 28 साल की उम्र में मैकियावेली को सरकार में बहुत बड़े पद मिल गए। वो 1 दशक से भी ज्यादा फ्लोरेंस के टॉप डिप्लोमेट रहे। उन्होंने यूरोप के बड़े बड़े राजाओं और पोप के साथ बातचीत की। मतलब उन्होंने सत्ता को बहुत करीब से देखा और इस्तेमाल भी किया। लेकिन ये दौर ज्यादा चला नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। 1512 में स्पेन की मदद से मेडिची परिवार सत्ता में वापस आ गया। और आते ही उन्होंने मैकियावेली पर साजिश का इल्जाम लगाया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, उन्हें स्ट्रेपाडो नाम की भयानक यातना दी गई और फिर शहर से निकाल दिया गया। बाप रे। मतलब एक झटके में वो सत्ता के शिखर से जमीन पर आ गिरे। बिल्कुल। और इसी निर्वासन, इसी बेबसी के आलम में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर और बदनाम किताब लिखी, द प्रिंस। इसी को भेजा गया एक तोहफा था, एक तरह की जॉब एप्लीकेशन। बिल्कुल, एक जॉब एप्लीकेशन जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो राजनीति को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और मेडिची परिवार के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है। इतिहास की सबसे खतरनाक किताबों में से एक असल में एक नौकरी पाने की कोशिश थी। तो फिर इसमें ऐसा क्या लिखा था जिसने दुनिया में इतनी खलबली मचा दी? इसमें उन्होंने वो सब कुछ लिख दिया जो राजनीति के बंद दरवाजों के पीछे होता है। सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि एक अच्छे शासक और एक अच्छे इंसान में फर्क होता है। अच्छा। पारंपरिक सोच ये थी कि एक राजा को दयालु, ईमानदार, नैतिक होना चाहिए। मैकियावेली ने कहा ये सब बकवास है। मतलब नैतिकता को पूरी तरह से भूल जाओ राजनीति के लिए।
राजनीति के लिए, हाँ। उनका कहना था कि एक शासक का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता हासिल करना और उसे बनाए रखना। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े या क्रूरता दिखानी पड़े तो वो जायज है। सफलता ही एकमात्र पैमाना है? बिल्कुल। इसका कोई उदाहरण दिया उन्होंने, कोई ऐसा शासक जिसे वो आदर्श मानते हो? हाँ, और वो उदाहरण थे सेजारे बोर्जिया, एक बहुत ही क्रूर और चालाक योद्धा। अच्छा, क्या कहानी है उनकी? कहानी ये है कि बोर्जिया ने चिजना नाम के एक शहर पर कब्जा किया जहाँ बहुत अराजकता थी। तो शांति कायम करने के लिए उसने अपने सबसे खूंखार आदमी रामिरो दे लोरका को वहाँ का गवर्नर बनाया और पूरी छूट दे दी। मतलब एक बैड कॉप को भेजा? एकदम। रामिरो ने भयानक क्रूरता दिखाई, लोगों के सर कटवाए, उनकी जायदाद छीन ली और शहर में खौफ का माहौल बना दिया। कुछ ही महीनों में शहर में एकदम शांति हो गई। लेकिन अब लोग रामिरो से नफरत करने लगे होंगे? बहुत ज्यादा, और उस नफरत की आंच बोर्जिया तक भी पहुंच रही थी। तो बोर्जिया ने क्या किया? यहीं पर मैकियावेली वाला दांव आता है। जब बोर्जिया खुद शहर आया तो उसने एक सुबह रामिरो को गिरफ्तार करवा लिया और शहर के बीच चौक पर उसके शरीर के 2 टुकड़े करवाकर एक लकड़ी पर लटका दिया। 1 मिनट, क्या उसने अपने ही आदमी को मरवाकर सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया? हाँ, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे पसंद करने लगे। और फिर लोगों से क्या कहा? उसने लोगों से कहा कि देखो, ये राक्षस रामिरो अपनी मनमानी कर रहा था। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने तुम्हें इससे छुटकारा दिला दिया। लोग खुश भी हो गए और बोर्जिया से डर भी गए। वाह। मैकियावेली के लिए यही जीनियस था। ये क्रूर था लेकिन राजनीतिक तौर पर एकदम सफल। नतीजा मिला, तरीका चाहे कुछ भी हो। ये तो किसी गैंगस्टर मूवी का सीन लगता है। ये मानना मुश्किल है कि कोई इसे अच्छे नेतृत्व का उदाहरण मान सकता है। तो इसी सोच से उनका वो मशहूर सिद्धांत निकला होगा कि प्यार से बेहतर है डर। हाँ, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, एक शासक के लिए क्या बेहतर है, लोग उससे प्यार करें या उससे डरें? और उनका जवाब? उनका जवाब था, वैसे तो दोनों हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो डरा जाना ज्यादा सुरक्षित है। और इसके पीछे उनका तर्क क्या था? तर्क बहुत सीधा था। लोग मतलबी और अविश्वसनीय होते हैं। जब तक आपका भला हो रहा है वो आपके हैं, जैसे ही मुश्किल आएगी वो आपको छोड़ देंगे। प्यार एक एहसान है जिसे लोग अपनी मर्जी से तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डर सजा से जुड़ा होता है और सजा का खौफ कभी खत्म नहीं होता। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग आपसे कितना प्यार करेंगे, लेकिन ये कंट्रोल कर सकते हैं कि वो आपसे कितना डरेंगे। लेकिन डर और नफरत में तो बहुत महीन सा फर्क होता है। और ये मैकियावेली की सबसे जरूरी चेतावनी थी। उन्होंने कहा, शासक से लोग डरें लेकिन कभी नफरत न करें। अच्छा। नफरत ही साजिशों और बगावत को जन्म देती है। शासक को लोगों की संपत्ति और उनकी औरतों से दूर रहना चाहिए, और अगर किसी को सजा देनी भी है तो उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। तो क्रूर बनो लेकिन हिसाब से। हाँ। हिंसा करनी हो तो जल्दी और एक बार में करो ताकि लोग उसे भूल जाएं। रोज रोज के छोटे मोटे अत्याचार नफरत पैदा करते हैं। ठीक है। और ईमानदारी का क्या एक शासक को हमेशा सच बोलना चाहिए? मैकियावेली के हिसाब से बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जिन शासकों ने बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने अपनी जुबान की कोई खास परवाह नहीं की। मतलब लोमड़ी की तरह चालाकी से? हाँ, दूसरों को धोखा दिया है। उनका कहना था कि अगर सब लोग ईमानदार होते तो आपको भी ईमानदार होना चाहिए, लेकिन दुनिया ऐसी है नहीं, तो आप अकेले ईमानदार रहकर अपना ही नुकसान करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस अच्छा होने का दिखावा करो। यही उनकी सबसे बड़ी सलाह थी। एक शासक के लिए असल में दयालु, वफादार या ईमानदार होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा दिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग आपको दूर से देखते हैं। वो आपके शब्दों और नतीजों से आपको परखते हैं। आपकी असलियत कुछ ही लोग जानते हैं, और अगर आप सफल हैं तो कोई आपके तरीकों पर सवाल नहीं उठाएगा। The end justifies the means। नतीजा सही है तो तरीका भी सही मान लिया जाएगा। बिल्कुल। ये बातें सुनने में जितनी प्रैक्टिकल लगती हैं उतनी ही डरावनी भी हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो कि इंसानियत और सत्ता एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन ये तो सिर्फ सत्ता के दांव पेच हुए। क्या उनके दर्शन में इससे भी गहरा कुछ था? हाँ, और वही उनके दर्शन का असली सार है। ये है विर्तु और फॉर्चूना का कॉन्सेप्ट। विर्तु और फॉर्चूना ये क्या है? उस जमाने में लोग मानते थे कि सब कुछ भगवान की मर्जी या किस्मत से होता है। मैकियावेली ने इस विचार को चुनौती दी।
उनके लिए फॉर्च्यूना का मतलब है भाग्य, किस्मत या वो हालात जो हमारे काबू से बाहर हैं। और विर्तु? विर्तु का मतलब सिर्फ सदाचार या गुण नहीं है। मैकियावेली के लिए विर्तु का मतलब था स्किल, हिम्मत, बुद्धि, इच्छा शक्ति और वो हर काबिलियत जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे। ये इंसान की अपनी ताकत है। तो किस्मत और काबिलियत की लड़ाई? बिल्कुल। मैकियावेली का मानना था कि हमारी जिंदगी के आधे नतीजे फॉर्च्यूना यानी किस्मत तय करती है, लेकिन बाकी आधा हिस्सा हमारी वर्तु पर निर्भर करता है। हम किस्मत के आगे लाचार नहीं है। ये बात थोड़ी फिलोसॉफिकल लगती है। उन्होंने इसे समझाने के लिए कोई ठोस उदाहरण दिया था? हाँ, और उनका सबसे मशहूर उदाहरण एक नदी का है। सोचिए कि फॉर्च्यूना एक गुस्सैल नदी है जिसमें हर साल बाढ़ आती है। आप उसे रोक नहीं सकते हैं, ये आपकी किस्मत है। और वो सब कुछ तबाह कर देती है? बिल्कुल। लेकिन वर्तु का मतलब है कि आप शांत मौसम में जब बाढ़ नहीं आई है तब मेहनत करके बांध और दीवारें बना लें। अच्छा, तो अब जब बाढ़ आएगी तो आप उसके विनाश को काबू कर लेंगे या उसकी दिशा बदल देंगे। यही उनका संदेश था। किस्मत का बहाना मत बनाओ, अपनी तैयारी पूरी रखो, हालात के हिसाब से खुद को बदलो वरना बर्बाद हो जाओगे। और ये तैयारी शायद इस समझ पर आधारित है कि दुनिया और इंसान असल में हैं कैसे। एकदम सही। मैकियावेली का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक जानवर छिपा है जो मतलबी है और सिर्फ अपना फायदा देखता है। इसीलिए एक शासक को सिर्फ इंसानी कानूनों से काम नहीं चलेगा, उसे जानवरों के तरीके भी सीखने होंगे। हाँ, कौन से जानवर? शेर और लोमड़ी। शेर और लोमड़ी। उसे शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए ताकि वो भेड़ियों यानी दुश्मनों को डरा सके, और उसे लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए ताकि वो दुश्मनों के बिछाए जाल को पहचान सके। और जो सिर्फ शेर बनने की कोशिश करता है वो जाल में फंस जाता है, और जो सिर्फ लोमड़ी बनता है वो भेड़ियों से खुद को नहीं बचा सकता। आपको दोनों बनना पड़ेगा। और यहीं पर शायद उनकी सबसे सच्ची और सबसे चुभने वाली बात आती है। वो कहते हैं कि दुनिया जैसी है और दुनिया जैसी होनी चाहिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। और जो इंसान इस हकीकत को भूलकर आदर्शों की दुनिया में जीता है वो असल दुनिया में मारा जाता है। यही उनका सबसे बड़ा यथार्थवादी सबक था। दुनिया एक आदर्श जगह नहीं है, यहाँ अच्छाई है लेकिन धोखा, झूठ और खतरा भी है। और अगर आप इन सच्चाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, एक तरह का सर्वाइवल गाइड। तो क्या ये सब उनके अपने ये काम आया? क्या वो इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके खुद एक महान शासक बने? लगता तो है, लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा विरोधाभास है। क्या? सच तो ये है कि मैकियावेली खुद एक बहुत असफल मैकियावेलियन थे। मतलब? उन्होंने ये किताब नौकरी पाने के लिए लिखी थी। क्या उन्हें वो नौकरी मिली? कभी नहीं। लोरेंजो मेडिची ने शायद उस किताब को पढ़ा भी नहीं। मैकियावेली अपनी बाकी जिंदगी फ्लोरेंस के बाहर एक छोटे से फार्म पर गुमनामी में काटते रहे। वो सत्ता में लौटने के लिए तरसते रहे लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। कभी नहीं। और उनके सिद्धांतों में भी एक तरह की आत्म पराजय है ना? कोई ऐसे इंसान पर भरोसा क्यों करेगा जो खुलेआम कहता हो कि वादे तोड़ने के लिए होते हैं और धोखा देना एक कला है? बिल्कुल। ये सिद्धांत शायद तभी काम करते हैं जब वो गुप्त हो। जैसे ही आप उन्हें किताब में छाप देते हैं, आप दुनिया को बता देते हैं कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो उनका राजनीतिक जीवन भी कुछ खास नहीं रहा। एक दशक की डिप्लोमेसी के अलावा कुछ खास नहीं था। उन्होंने कोई बड़ी शक्ति हासिल नहीं की। तो सवाल ये है कि एक गुमनाम और काफी हद तक असफल इंसान आज इतना मशहूर कैसे हो गया? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उनकी मौत के बाद जब द प्रिंस छपी तो कैथोलिक चर्च ने उसे फौरन बैन कर दिया। हाँ, एक अंग्रेज कार्डिनल ने तो यहाँ तक कहा कि ये किताब शैतान की उंगली से लिखी गई है। लेकिन उनकी असली खलनायक वाली इमेज कहाँ बनी? वो फ्रांस में गढ़ी गई। 16वीं सदी में फ्रांस में सेंट बार्थोलोम्यू डे नरसंहार हुआ, जिसमें हजारों प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को मार दिया गया। और इल्जाम आया रानी कैथरीन डे मेडिची पर। हाँ, जो इतालवी थी और उसी लोरेंजो मेडिची के रिश्तेदार थी जिसे द प्रिंस समर्पित थी। तो लोगों ने कनेक्शन बना लिया। अच्छा। हाँ, एक प्रोटेस्टेंट लेखक ने, जो उस नरसंहार से बच निकला था, एक किताब लिखी जिसमें उसने मैकियावेली को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया। उसने मैकियावेली को एक क्रूर, धोखेबाज, ईश्वर विरोधी इतालवी राक्षस के रूप में पेश किया और उनके विचारों को तोड़ मरोड़ दिया। बिल्कुल। और ये कहानी पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई।
इससे पहले कि द प्रिंस का सही से अंग्रेजी में अनुवाद होता, मैकियावेली की ये बिगड़ी हुई छवि लोगों तक पहुंच चुकी थी और उनका नाम हमेशा के लिए बुराई का पर्याय बन गया। हाँ, नाटकों में, कहानियों में एक मैकियावेलियन विलेन का किरदार बहुत पॉपुलर हो गया। तो आज इन सब बातों को समझने के बाद हम मैकियावेली को कहाँ रखें? उनका असली संदेश क्या था? उनका मूल तर्क शायद ये था कि अच्छी राजनीति और पारंपरिक नैतिकता, ये दोनों चीजें हमेशा एक साथ नहीं चल सकती। एक नेता को कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो एक आम इंसान के लिए अनैतिक होंगे, लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। और ये आज भी दिखता है। दुनिया भर के नेता नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन सत्ता का खेल अक्सर अलग नियमों से ही खेला जाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है, एक ऐसा नजरिया जो हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। उनका यथार्थवाद परेशान करने वाला है, लेकिन शायद जरूरी भी है। हाँ, वो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम चाहते हैं, बल्कि वैसी है जैसी वो असल में है, और हमें इसी हकीकत के लिए तैयार रहना होगा। मैकियावेली के विचारों में एक खतरनाक कशिश है। वो आपको अंधेरे में झांकने पर मजबूर करते हैं। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, ज्यादा खतरनाक क्या है, मैकियावेली के विचारों को पूरी तरह से अपना लेना या फिर उन्हें और उनकी दी हुई चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना?